सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए भाई। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये आपकी क्लास डेली चलती है सुबह 7 बजे। ठीक है भाई? ये जो आपकी क्लास है डेली होती है सुबह 7 बजे। तो 7 बजे का जो टाइम है ये आपका फिक्स है। आप लोग डेली आया करो और इस क्लास को जरूर देखा करो मेरे भाई। ठीक है? ये जो आपकी क्लास है चलाई जा रही है रेलवे के लिए। ठीक है? और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है। कौन सा? श्योर सिलेक्शन बैच। ठीक है? इसकी जो फीस है वो कितनी है? मात्र 350 रुपए इसकी फीस हो जाएगी। क्लियर है? और इसके साथ साथ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भैया तेजस बैच चलाया गया है। और जो तेजस बैच है इसकी फीस है मात्र कितनी? 499 रुपए। कितनी? 499 रुपए इसकी क्या हो जाएगी? फीस हो जाएगी। ठीक है भाई? समझ गए? चलो जी। अब यदि आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है ना, मत मान के चलो आपका कोई वीडियो नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रही है, या पीडीएफ टाइम से नहीं मिल रहा है, या कोई आपको डाउट है ना, तो आप लोग कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी इस नंबर पर ले सकते हैं। ये जो आपका नंबर है 70 80 10 85 55, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो आपकी क्लास है भैया, इसमें क्या रखे हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीके जीएस के बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉप क्वेश्चन रखे हैं। आज कितनी तारीख है मेरे भाई? बताओ जल्दी से। आज है 21 अप्रैल। ठीक है भाई? तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। चलो जी। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1। आंसर कैसे करेंगे पहले आप लोग समझ लो सभी बच्चे। ठीक है? कि कैसे आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ए आ रहा है तो 1 का आंसर आप लोग 1 ए करेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1 बी करेंगे। और यदि आपका आंसर सी आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1 सी करेंगे। और यदि आपका आंसर डी आता है तो 1 का आंसर आप लोग क्या करेंगे, 1 डी करेंगे। इस फॉर्मेट में आप सभी को क्या करना है मेरे भाई, आंसर करना है सभी साथियों को। ठीक है? चलो जी। तो हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं भैया, और आगे बढ़ते हैं। कर दो जल्दी से आप लोग आंसर कि इसका आंसर क्या आ रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, या ये शेर के लिए प्रसिद्ध है, या एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, या ये थार के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है भाई? तो ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंग वाला गैंडा ज्यादातर कहां पे पाया जाता है, तो आप कहोगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहां पे मेरे भाई? असम में है। कहां पे है? असम में। जो असम राज्य है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिसपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। और इसका जो हाई कोर्ट है वो कहां पे है मेरे भाई? इसका जो हाई कोर्ट है वो आपका हाई कोर्ट HC लिखेंगे ना, HQ लिख देंगे हम, HC हाई कोर्ट। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहां पे है? गुवाहाटी में है। कहां पे? गुवाहाटी में है। ये भी आपको क्या करना है मेरे भाई, नोट कर लेना है। दिस इज क्लियर। आगे हम लोग कुछ चीजों को और समझते हैं। जैसे कि असम का पुराना नाम क्या था? असम का पुराना नाम था कामरूप। क्या नाम था मेरे भाई? कामरूप। असम में एक और नेशनल पार्क है, कौन सा? काजीरंगा नेशनल के अलावा एक और है मानस नेशनल पार्क। कौन सा? मानस। मानस नेशनल पार्क। नेशनल
पार्क, ठीक है भाई। ये आपका कहां पे पड़ता है? काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास ही पड़ता है, असम में पड़ता है। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क और एक हो जाएगा मानस नेशनल पार्क। ये दोनों कहां पे है? असम में है। और ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की साइट में कब जोड़ा गया था? यूनेस्को की साइट में कब जोड़ा गया था मेरे भाई? तो इसको यूनेस्को की साइट में 1986 में जोड़ दिया गया था, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सा नेशनल पार्क होकर निकलता है? कौन सा नेशनल पार्क निकलता है? तो नेशनल पार्क में भी 37, कौन सा? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसके मध्य से कौन सा नेशनल पार्क निकलता है? तो आप कहोगे भैया 37 निकलता है। कौन सा निकलता है? 37 निकलता है ना। बहुत बढ़िया जी, हाँ जी। तो नेशनल पार्क 37 काजीरंगा नेशनल पार्क के मध्य से होकर निकलता है। और यहीं पर क्या है? मानस नेशनल पार्क है। यहीं पर असम में क्या है? चपनाला जलप्रपात है, चपनाला जलप्रपात है। आकाशी गंगा जलप्रपात है, आकाशी गंगा जलप्रपात है, गंगा जलप्रपात है। क्या है? आकाशी गंगा जलप्रपात है। तो ये भी आप लोग क्या कर लो मेरे भाई? नोट कर लो पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंटों को भी आप लोग क्या कर लो? नोट कर लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर कीजिए आप लोग। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये आपको क्या करना है? बताना है मेरे भाई। तो क्या एलेना सेरोवा या यूरी गागरिन या फिर आपका कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। तो यार अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? या सॉरी, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो आप कहोगे नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। चांद पर उतरने वाले व्यक्ति, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो आप कहोगे नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। जो अपोलो 11 से गए थे, अपोलो 11 यान से गए थे। और कब गए थे भैया? ये 1969 में गए थे। 1969, 20 जुलाई 1969 में ये वहां पे पहुंच गए थे। तो इनके साथ कितने व्यक्ति गए थे? इनके साथ 3 व्यक्ति गए थे। तो ये तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। डिपेंड करता है मेरे भाई कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये डिपेंड करता है, ठीक है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, या ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है? तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ध्यान देना जरा, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? O2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है भाई। O2, हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखेंगे भैया? H लिखेंगे। हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन है ये क्या है? सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है, हल्का तत्व है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? हल्की धातु कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? सबसे हल्की धातु हो जाएगी Li, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लिथियम बोलते हैं, लिथियम बोलते हैं। दिस इज क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भारतीयों के माध्यम से। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में क्या हुआ था? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करते हैं? ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो
राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 मई को। कब हुआ था? 18 मई 1974 में हुआ था, 18 मई 1974 में। तो क्या यही डेट पूछी गई है हमसे? 18 मई 1974। तो बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये हमारा प्रथम परमाणु परीक्षण हो जाएगा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दूसरा, तो आप कहोगे भैया ये हुआ था 13 मई को। 13 मई है ना, ध्यान देना जरा, कब हुआ था? तो आप कहोगे भैया 13 मई को हुआ था, 13 मई 1998 में। 13 मई 1998 में क्या होता है? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण होता है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। क्लियर है? इसका कोड क्या होता है? इसका कोड होता है शक्ति 98, शक्ति 98, और इसका नाम भी शक्ति 98 था। ठीक है भाई, ये भी आपको नोट करना है। तो एक हिसाब से आंसर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आप कहोगे भैया भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या नाम हो जाएगा? आर्यभट्ट नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? आर्यभट्ट नाम हो जाएगा। और इसका परीक्षण कब किया गया था? इसका परीक्षण किया गया था मेरे भाई कब? ध्यान देना जरा, 16 अप्रैल के 19 अप्रैल, हाँ 16 अप्रैल, ध्यान देना जरा, कब किया गया था? 16 अप्रैल, नहीं 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975। लेकिन थोड़ा सा ये डेट इधर उधर हो सकती है, लेकिन अप्रैल 1975 आपका फिक्स है, जिसमें भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है भाई, और ये रूस के द्वारा परीक्षण किया गया था इसका। ठीक है भाई, किसके? रूस के द्वारा इसका क्या किया गया था मेरे भाई? परीक्षण किया गया था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। यह भी आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा था? विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आप बताइए भैया, विश्व का प्रथम उपग्रह, विश्व का प्रथम, ये भारत का प्रथम उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। ये विश्व का प्रथम उपग्रह हो जाएगा मेरे भाई, जो कब लॉन्च किया गया था? 1957 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था मेरे भाई? रूस देश ने लॉन्च किया था। किसने? रूस देश ने लॉन्च किया था। तो हमारे भारत से पहले 1957 में रूस ने लॉन्च कर दिया था उपग्रह। तो हमारे भारत को ट्रस्ट हो गया था कि वास्तव में यानी रूस कर सकता है उपग्रह लॉन्च। तो जब हमने अपना आर्यभट्ट बनवाया, तो हमने आर्यभट्ट को भी कहां से लॉन्च करवाया? रूस से ही लॉन्च करवाया। क्यों? क्योंकि रूस एक बार सफल परीक्षण कर चुका है। रूस क्या है? सफल परीक्षण कर चुका है। समझ गए मेरी बात को? चलो जी, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बताओ जल्दी से। तो 2009 में, 2012 में, 2010 में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2010 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल एवं आघुलनशील पदार्थों की मिश्रण के भारी आघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से, नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट से। क्या अवसादन कहा जाता है, या निस्यंदन कहा जाता है, या बाष्पन कहा जाता है, या फिर आपका निथारना कहा जाता है? तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? आश्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्वन बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? आश्वन बोलते हैं। ठीक है, 8 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? मतलब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति कौन सी है। ये आप लोग हमें क्या कीजिए, फटाफट से आप लोग बताइए। तो आप कहोगे विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की जो प्रजाति है वो कौन सी है? रेडवुड है। कौन सी है? रेडवुड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, तो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? ESS का पूर्ण रूप क्या है? बताओ। एग्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम, या एग्जीक्यूटिव सीनियर सिस्टम, या एग्जीक्यूटिव सीरीज सिस्टम,
या एग्जीक्यूटिव सपोर्ट होता है, सपोर्ट, सर्विस सीनियर सीरीज कुछ नहीं होता है, सपोर्ट होता है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, किसके क्षेत्र में? कंप्यूटर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है मेरे भाई? उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना? क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे मेरे भाई। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर देंगे आप लोग, कीजिए इसका आंसर। झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध किसने जीता था? तो झेलम का युद्ध मेरे भाई सिकंदर ने जीता था। जो झेलम का युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था? तो भैया ये सिकंदर और पंजाब की राजा, पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। पोरस के बीच हुआ था। किस नदी के बीच हुआ था? किस नदी के मध्य हुआ था? तो आप कहोगे झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसको झेलम का युद्ध कहा जाता है। किसने जीता था मेरे भाई? सिकंदर ने जीता था। किसने? सिकंदर ने जीता था। ये आप लोग क्या कर लो मेरे भाई, नोट कर लो। ठीक है, और जो झेलम का युद्ध है मेरे भाई ये 326 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। कब हुआ था भैया झेलम का युद्ध? ये 326 बीसी में। 326 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। हमने आपको ईसा क्या होता है, पूर्व क्या होता है, और बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, एनो डोमिनी क्या होता है, ये सब कुछ बताया मेरे भाई हिस्ट्री में। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताओ, किशोर योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें छोटे कारोबारियों को, छोटे कारोबारियों को मतलब ये हो जाएगा जो छोटे उद्योगपति हैं। ठीक है, छोटे कारोबारियों को 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है, या छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है, या छोटे कारोबारियों को 35,000 से लेकर 7,50,000 तक का लोन दिया जा सकता है, छोटे कारोबारियों को 75,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है? इस योजना के माध्यम से कहा गया था कि जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी का मतलब होता है जो छोटे मतलब बिजनेसमैन है, छोटे छोटे, जैसे किसी ने बिस्किट की फैक्ट्री डाल दी, छोटी सी, एक कमरे में काम चल जाता है। किसी ने चप्पल बनाने की फैक्ट्री डाल दी, किसी ने दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री डाल दी, किसी ने कोल्ड ड्रिंक बनाने की फैक्ट्री डाल दी, छोटी सी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, फिर तुम सोचो कि करोड़ों की फैक्ट्री नहीं, मतलब इतनी फैक्ट्री कि जो आसपास 5 लाख के आसपास उसका कारोबार चल जाए। जैसे किसी ने टेंट हाउस का काम डाल दिया, समझ गए? तो ये एक छोटा कारोबार हो जाता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है उसको 50,000 से लेके 5 लाख तक का उसको 50,000 से लेके 5 लाख तक का क्या दिया जा रहा था? ऋण दिया जा रहा था, यानी लोन दिया जा रहा था। किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, कि आप हमसे ऋण ले जाइए और आप अपना कारोबार शुरू कीजिए। कम से कम करो तो कुछ तो करो, अपना पेट पालने के लिए कुछ ही नहीं कर रहे। समझ गए बात को? तो इसलिए ये योजना निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? बताओ जल्दी से, किस में दिया गया है? तो क्या 29 के ए में, 325 में, 327 में, या 326 में? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वायुसेना की संस्थापना कब की गई थी? अरे भाई साहब भारतीय वायुसेना के बारे में पूछा गया है। संस्थापना कब की गई थी? स्थापना लिख देता। भारतीय वायुसेना की संस्थापना कब की गई है? बताओ। वायुसेना के बारे में पूछा गया है, वायुसेना के बारे में पूछा गया है, सेना। ठीक है, तो बताओ भैया वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस आप कहोगे भैया वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो जरा 8 अक्टूबर है कहीं? हाँ, 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की शुरुआत हुई थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले कौन सी सेना की शुरुआत हुई थी, तो आप कहोगे सबसे पहले जल सेना की शुरुआत हुई थी, जल सेना की।
जल सेना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जिसको हम लोग नेवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेवी बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरे नंबर पे कौन सी सेना बनी? दूसरे नंबर पे थल सेना बनी। थल सेना, थल सेना बनी मेरे भाई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सी बनी भैया? वायुसेना बनी। वायुसेना, वायुसेना बनी, वायुसेना बनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयरफोर्स। एयरफोर्स यानी ऐसा फोर्स जो वायु में काम करे, ऐसा फोर्स जो कहां पे काम करे? वायु में काम करे। ये तीसरे नंबर की हमारी सेना क्या हुई? हमारे सामने आई। तो पहले नंबर पे जल सेना बनी, दूसरे नंबर पे थल सेना, तीसरे नंबर पे वायुसेना, ठीक है। जल सेना की शुरुआत कब हुई? 1612 में इसकी शुरुआत हुई। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, ठीक है। थल सेना की स्थापना कब हुई भाई? 1895 में। 1895 में थल सेना की शुरुआत हुई, ठीक है। ये आपको क्या करना है मेरे भाई? नोट कर लेना है। थल सेना की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1895 में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दिवस, तो आप कहोगे भैया थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी आर्मी डे मनाया जाता है। वहीं पर वायुसेना की शुरुआत कब हुई? तो अभी हमने आपको बताया है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की शुरुआत हुई। इसीलिए 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आपको क्या करना है? सभी के जो हेड हैं वो कमेंट करके लिखना है कि थल सेना का अध्यक्ष कौन है, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है और नौसेना का अध्यक्ष कौन है। आंसर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां संगाई हिरण पाए जाते हैं, भारत का एकमात्र राज्य जहां संगाई हिरण पाए जाते हैं, मणिपुर। क्या आ जाएगा? मणिपुर। और मणिपुर में क्या है भैया? लोकटक झील है। लोकटक, लोकटक, लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील में क्या है भैया? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ क्या है भैया? नेशनल पार्क है। ये भी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। तो आप ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? बताओ। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? यह आपको क्या करना है? बताना है। बताइए आप लोग फटाफट से। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2015 में किया गया था। कब? 2015 में किया गया था। द जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंस्टेंट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भैया, इसके लेखक कौन है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स या हेरोल्ड ऑफ और डोमर या लुई कैरोल या फिर डेविड रिकार्डो। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा भाई? मेनार्ड कीन्स, मेनार्ड कीन्स। 19 नंबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? बताओ आप लोग भाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, यानी पानीपत की लड़ाई में हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप कहोगे भैया 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने भैया तोपों का प्रयोग किया था। किसका? तोपों का, तोपों का प्रयोग किया था। तोपों का प्रयोग किया था, समझ गए। और बाबर ने क्या किया भैया? कलंदर की उपाधि धारण की, है ना। और उसके बाद बाबर ने क्या कर दी? 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी। किसकी? मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? चौसा का 1539 में क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1540 में क्या हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसी को हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। समझ गए आप लोग बात को? क्लियर है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी या चंदेरी की लड़ाई कब हुई थी? तो आप कहोगे चला गया, घर गया, मर गया, यानी 1528 में क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। खांडवा की लड़ाई, खांडवा नहीं, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध होगा, खानवा। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या? बी ऑप्शन आ जाएगा। शाबाश, शाबाश मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग 20 नंबर।
तो इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। फटाफट से आप लोग बताइए। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये तो है, गैल ये भी है, वेल ये भी है, तो HNL ये नहीं है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड। ये कोई हमारे भारत की महारत्न कंपनी नहीं है, ये हमारे भारत की महारत्न कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा डायरेक्ट 23, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? कर सुधार समिति का क्या किया था, गठन किया था। तो नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में या रघुराम राजन की अध्यक्षता में? तो आंसर करेंगे आप लोग, रघुराम राजन की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है भाई। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है भैया, स्पीकर ही तो करता है। कौन करता है, स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज लास्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज लास्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग केवल 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी आज के लिए हम लोग केवल इतना ही रहने देंगे, बकाया सारी चीजों को हम लोग कल समझेंगे। ठीक है भाई। और कल फिर मेरी क्लास होगी इसी टाइम, इसी जगह, इसी चैनल पर। तो आप लोग जरूर आइए, सभी बच्चों को लेकर आइए और उन सभी साथियों को इस लिंक का शेयर कर देना जो हमारे साथ बच्चे क्या करते हैं, डेली क्लास अटेंड करते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, बकाया सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और लास्ट में हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है। कौन सा मेरे भाई, श्योर सिलेक्शन बैच चलाया गया है। कौन सा, श्योर सिलेक्शन बैच चलाया गया है। इसको आप लोग अभी भी परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है। इसकी फीस है मात्र 350 रुपए। कितनी, मात्र 350 रुपए। दूसरा है भैया, यदि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तेजस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। और इसकी फीस कितनी है, 499। कितनी है, 499 रुपए इसकी क्या हो जाएगी, फीस हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? पक्का? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इनमें से आप लोग कोई भी बैच ले लो और अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट कर लो। पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है इन कोर्सेज में। ठीक है। चलो तो बकाया कल मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।